हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो क्लासेस में बात करेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी का पहला लेसन, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। आप सभी को एनसीईआरटी या बीएसबी बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के को मद्देनज़र देखते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। आज से हम लोग इस चैनल के माध्यम से शुरू से सारे चैप्टर वाइज कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े रहते हैं तो आपके एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाला है। और आप सभी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं और आप सभी कोशिश कीजिएगा सभी प्रश्नों का उत्तर देने का और देखिएगा कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो आप सभी जानते हैं कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला का एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इस तरह के संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन में पेट्रोलियम हो गया, ये सभी के सभी संसाधन जो होंगे अनवीकरणीय होंगे। कोयला भी अनवीकरणीय संसाधन है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप सभी को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा मानवकृत पूर्ण पूर्ति योग्य अजैव अचक्रीय। तो याद रखेंगे सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, क्योंकि एक बार इसका उपयोग करने के बाद फिर दोबारा में हम उपयोग में लाते हैं। इसका पुनः पूर्ति होता है सौर ऊर्जा का। ठीक है, ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तट रेखा से कितने किलोमीटर के क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तो याद रखेंगे तट रेखा से 200 किलोमीटर की जो सीमा क्षेत्र होगा या आगे की सीमा होगी, उस सारे के सारे क्षेत्र क्या कहलाते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर। देखिए जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन का नियोजित वहन से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर संसाधन का नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसाधन के विदोहन से। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं एग्जाम में पूछा जाता है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संप्रदा निहित होती है? तो 90.2 किलोमीटर तक संप्रदा जो होती है और निहित होती है, जो कि यहाँ पे तीनों ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अभी मैंने बताया पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? तो याद रखेंगे पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली या जलोढ़। तो याद रखेंगे जलोढ़ मिट्टी जो होती है सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखेंगे रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर इस वीडियो करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करना ज़रूर, अपने दोस्तों में यह वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि आपके साथ साथ उनका भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर हो जाएगा। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है राजस्थान के क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है दोस्त, आगे यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन बी, सोपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? याद रखेंगे उत्तराखंड। यहाँ पे सोपनी खेती जो होती है वो पहाड़ों को काट करके यहाँ पे खेत बनाए जाते हैं और खेत बना करके खेती की जाती है। ठीक है, ऐसे स्लोप रहता है और इसको काट करके बराबर करके यहाँ पे खेती की जाती है। इस तरह की खेती को सोपनी खेती कहा जाता है और यह उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो याद रखेंगे काली मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी? तो काली मिट्टी, जो कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है? तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन सी में दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो याद रखेंगे 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का जो है क्षरण हो चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्रीन है। कौन सा हो जाएगा? एड्रीन, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे, देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था भारत का मंदिर। देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा गया था। आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो याद रखेंगे 95.5%, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महासागरों में निहित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है ये, 2024 के एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। देख लेना दोस्त, बार बार पेपरों में आता है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह, लाल ग्रह। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो याद रखेंगे आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो याद रखेंगे 65% जो जल होता है प्राणियों के शरीर में निहित होता है। अगला 20 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 16%, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा बिहार का प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो याद रखेंगे सोन नदी घाटी परियोजना सबसे प्रमुख बिहार की नदी घाटी परियोजना है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन संपदा का विस्तार हुआ था? तो याद रखेंगे 19.27% जो है भारत में 2001 में वन संपदा। वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार, तो याद रखेंगे 2005 के अनुसार अगर पूछता है तो 20, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है भारत का विस्तार। यह 24 नंबर प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बढ़िया प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, एग्ज़ाम में आते रहता है। तो याद रखेंगे 7.1% बिहार में जो है भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 25 और इम्पोर्टेंट प्रश्न, पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? तो याद रखेंगे 60.11% जो है वन है पूर्वोत्तर राज्यों में। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे भारत के 26 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। एग्जाम में कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, भारत के सबसे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला या वन विस्तार वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे वनों का वर्गीकरण जो है 3 वर्गों में किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ थी। कितनी थी? 121 करोड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 121 करोड़, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि उनतीस नंबर प्रश्न है FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था। तो याद रखेंगे 4 अरब हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब प्रीवियस ईयर देखेंगे तो एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जरूर देंगे। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ठीक है। और बिहार का राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो बिहार की राष्ट्रीय पक्षी गौरैया है। चरक का संबंध किस देश से था? तो याद रखेंगे चरक जो थे उनका संबंध जो है, चरक का संबंध भारत से था, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखेंगे टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है 33 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे संविधान का जो 21 का संबंध है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है और अगले प्रश्न में देखेंगे 35 नंबर प्रश्न है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो याद रखेंगे अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो याद रखेंगे डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है इसको सोस भी कहा जाता है, यह भारत में सिर्फ पाई जाती है और यह भारत की क्या है, बिहार की राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है। चलिए, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो याद रखेंगे आयरन या लोहा जिसको कहा जाता है। लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है, यानी यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन सी में दिया हुआ है लोहा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 38 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, हेमेटाइट, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेमेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट जो होता है लौह अयस्क का, लोहे का अयस्क होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिटुमिनस, एंथ्रासाइट लोहे के प्रकार होते हैं, तो इनका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्पादक राज्यों की अगर पूछे तो याद रखेंगे झारखंड है। कौन सा राज्य है? झारखंड है। झारखंड जो है लास्ट, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा और हम लोग सेट 2 में देखेंगे आगे के प्रश्नों को। इस प्रश्नों को देखने के बाद देखिए भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं? तो लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं, यानी 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और 100 खनिजें पाए जाते हैं, लगभग 100 खनिजें पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं आगे के प्रश्नों को। आगे बहुत सारे प्रश्न हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये 46 पेज का PDF है और इसमें बहुत सारे प्रश्नों को लिया गया है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और यह इसी से रिलेटेड जितने भी अगर आगे के प्रश्नों को कल करेंगे और इसका फर्स्ट चैप्टर का सेट 2 होगा और ये सेट 1 जो था आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आपको यानी जिस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, मैथ या किसी भी साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपको उस पर अच्छे से विचार करके वीडियो आपको बनाया जाएगा। और
इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।